आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम फिर आपके सामने कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरह से हिंदी पेडागोजी आपसे सीटेट के अंदर पूछी जाती है, किस तरह से आपने क्वेश्चंस को डील करना होता है। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा को सीख सकता है? एक आपकी अपनी मातृभाषा होगी, मूल भाषा होगी, और दूसरी आपकी एक लक्षित भाषा होगी जो आपको सीखनी होगी। तो उसे सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस को चेक करेंगे। श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना। सिर्फ संवादों को दोहराना और अभ्यास करना एक सही तरीका नहीं हो सकता। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर, ये भी नहीं है, आपने सिर्फ दाखिला लेने से भी ये कभी नहीं होगा। ऐसा कक्षा जहां व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करके और अध्यापक से सहायता प्राप्त करके, तो जी नहीं। अगर हम इन रियल कंडीशंस बात करें तो आप किस तरह से एक भाषा को सबसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं? जब आप उसमें बातचीत करेंगे, जब आप उसे समझ पाएंगे। तो जहां ये मूल भाषा से जो बोलने वाले लोग हैं, अगर उनके साथ हम सतत संपर्क में रहकर उस भाषा का प्रयोग करते हैं, वहां से उसे सीखते हैं, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। ठीक है, चुनौती क्या है? एक तो प्रेरणा नहीं है, ठीक है, दूसरा अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए, चुनौती क्या है कि एक तो अच्छा बाल साहित्य नहीं मिल रहा, दूसरा प्रेरणा नहीं है, उसे पढ़ने में रुचि नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस को देखिए। अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी नहीं। क्या ये पॉसिबल है? और क्या इस तरह के से किसी भी बच्चे के अंदर पढ़ने में रुचि पैदा की जा सकती है? बुक्स तो आप कितनी भी लाके जमा के रख दीजिए, तो ये आपका एक वैलिड ऑप्शन नहीं होगा। बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, तो देखिए ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी किस चीज की कि अच्छा बाल साहित्य पाना भी क्या है, एक चुनौती है। तो बाल साहित्य की उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। तो एक तो प्रेरणा नहीं मिल गई, तो अगर पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा की जा रही है, और बाल साहित्य की क्या है, सरलता, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। बाकी के नेक्स्ट ऑप्शंस को देखेंगे अभी। विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले में ले जाया करें, जिससे कि वे पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो। इससे रुचि पैदा तो हो सकती है, लेकिन ये उन चुनौतियों को दूर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा बाल साहित्य पाना भी क्या है, एक चुनौती है। अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, जी नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा कि बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता हो, बच्चों को ये आसानी से मिल जाए, बच्चे अपने चॉइस का जो उनको मन करता है उस कैटेगरी के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार वो उठा सकें पढ़ने में, ताकि उनको वहां से रुचि पैदा हो और प्रोत्साहन मिले, क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल होगा और बच्चे अपने अकॉर्डिंग बुक्स को देख सकेंगे कि उन्हें कौन सी बुक पढ़ने का मन है, क्या पढ़ने का मन नहीं है। तो वहां जब बच्चों को ये ऑप्शंस मिलेंगे तो वो क्या करेगा? बच्चों को प्रोत्साहित करेगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना पाने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति, चित्र कार्डों को क्रम से लगाना। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा कि वो क्या करवाना चाहता है, पाठ का जो एक अर्थ है, ठीक है, एक तरह से जो हम ब्रीफ कहते हैं जिस चीज को, तो वो चाहता है कि बच्चे उसे जब शीघ्रता से पढ़ें तो उनके दिमाग में उसका एक जो ब्रीफ अर्थ है, उसका जो सारांश है, वो उन्हें समझ में आ जाए और उसी के अनुसार वो क्या करें, उन चित्रों को क्रम में लगा दें उसका अर्थ समझकर। क्योंकि देखिए बारीकी से पठन तो तब होता जब विशिष्ट सूचना में क्या होता है कि आपको आराम से सावधानी पूर्वक पढ़ना है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि शीघ्रता से कहानी पढ़ने को कहा गया है। तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। नए और कठिन शब्द, देखिए शब्दों से रिलेटेड तो यहाँ कोई बात है ही नहीं, क्योंकि पढ़ना है कहानी को शीघ्रता से और चित्रों को क्रम में लगाना है, तो शब्दों वाली तो कोई बात नहीं आई ना किसी। अगर शब्दों से रिलेटेड कुछ कराना होगा तो वो कहेगा कि भाई किसी का विलोम शब्द देखो या किसी का पर्याय देखो, तो कुछ इस तरह से, या फिर जो नया शब्द है उसको देखो, तो कोई एक्टिविटी शब्दों से रिलेटेड यहाँ होती, जो कि नहीं है। ऑप्शन 3 नहीं हो सकता। और चित्र कार्डों को क्रम में लगाना, इससे क्या ही बच्चा, मतलब ये एक मेन उद्देश्य हो नहीं सकता है कि सिर्फ कार्डों को क्रम में लगवाने के लिए पठन करवाया जा रहा है। अगर पाठ को
पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या होगा, कोई मोटिव होगा। वो मोटिव क्या है कि बच्चे उस पाठ का सारांश समझें, उसका अर्थ समझें और फिर उस हिसाब से क्या करें, उन चित्रों को क्रम में लगाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विराम चिन्हों पर, उचित गति के साथ पठन पर, समझ के साथ पठन पर, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना। तो देखिए, सही बात है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना बच्चों को आना चाहिए अगर अच्छी तरह से उन्हें पढ़ाना सिखाना है। उचित गति के साथ पठन, देखिए ये प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते ये तो सीख ही जाएगा, ठीक है। वक्त के साथ में जब वो अच्छी तरह से पढ़ना लिखना, व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्णमाला के अक्षर, जब सारी चीजें पढ़ जाएगा और जब अभ्यास करता करता पढ़ेगा तो गति उसके साथ में आ जाएगी। तो ये मोटिव यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ये मोटिव नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना भी ठीक है, लेकिन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए, ठीक है, ये तो एक बार बच्चे ने सीख लिया होगा दोनों चीजों को, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान भी और विराम चिन्ह भी। तो ये तो जब उसको एक बार आ गई तो फिर बार बार इनका आकलन पे जोर नहीं दिया जाएगा। जोर कहाँ दिया जाएगा कि बच्चा जब पढ़े तो वो समझ के साथ में पढ़े। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, कि बच्चा समझ के साथ में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इस चीज का आकलन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं। बात बोलने की हो रही है, अधिक सुनते हैं, आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बोलने से रिलेटेड ही गतिविधि है कि अच्छा वाचन या अच्छा बोलना कब होगा आपका, जब शिक्षार्थी क्या करेंगे, अधिक से अधिक बात करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। हमें देखना होता है कि ज्यादा करेक्ट आपका आंसर ज्यादा सटीक कौन सा बैठ रहा है, हम उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। अधिकांश मुखरित विद्यार्थियों को ही सहभागिता रहती है, ये भी नहीं है आपका। अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, ये आपकी गतिविधि होगी जिसके अंदर एक अच्छी बोलना या अच्छी वाचन गतिविधि शामिल होगी। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। देखिए, बुनियादी चरण में अगर बच्चे का आकलन करना है तो वो जो उपकरण और प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, इस बात को पूछ रहा है। जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, ये आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। देखिए नहीं, ये आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब समग्र कक्षा या फिर आप कहें संपूर्ण कक्षा के संदर्भ में जब उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी, विश्लेषण होगा, तो फिर हो सकता है कि वहां पे बच्चा हतोत्साहित महसूस करे। तो ये इस तरह के जो नेगेटिव आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग करें। देखिए, सभी के कौशल अलग होते हैं। आप सभी को पता है कि हम बहुत ही डाइवर्स विविध एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, सोचने का तरीका अलग है, परसीव करने का तरीका अलग है, ठीक है। जब इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, वहां पर आप एक ही विधि का प्रयोग करके हर किसी का आकलन नहीं कर सकते। तो इस तरह की जहां बात होगी वो भी आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। जी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, हमें इस हिसाब से देखना होता है इन क्वेश्चनों को कि हम एक अध्यापक हैं, तो क्या चीज होगी जो बेस्ट फिट होगी बच्चों को सिखाने के लिए। तो यहाँ हमें एक अध्यापक बनकर भी सोचना पड़ेगा और एक बच्चा बनकर भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो हम एक अध्यापक बनकर जो प्रक्रिया या उपकरण प्रयोग करने वाले हैं, तो अगर वही एज अ स्टूडेंट एक बच्चा शिक्षार्थी होने के नाते अगर हमारे साथ किया जाए, किस तरह की चीजों को हम किस तरह की चीजों के साथ हम सहज महसूस करेंगे, क्या चीजें हमारे लिए लाभ देंगी, कौन सी टेक्निक हमें अच्छी लगेंगी, जहां से हमें रुचि पैदा होगी। तो देखिए, आप जब सीटेट के पेपर में बैठे हैं और पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपको इन दोनों रोल में घुसकर देखना होता है। अध्यापक भी बनना होगा और आपको बच्चा भी बनना होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा के छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है।
नहीं, विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपको इस तरह से आप देखिए, श्रव्य पुस्तकें भी आप ले रहे हैं, प्रिंटेड बुक्स भी ले रहे हैं, ठीक है, ऑडियो बुक्स भी ले रहे हैं, स्पर्शग्राही पुस्तकें भी ले रहे हैं, तो वहाँ जो डाइवर्स एनवायरनमेंट के बच्चे होंगे, उनके जो अलग-अलग कौशल होंगे, उनके अनुरूप उन्हें क्या मिलेगा, हर किसी बच्चे के लिए क्या होगा, वो किताबें सुलभ होंगी। दूसरा, बच्चे इस तरह की चीज़ों के साथ रुचि भी महसूस करते हैं, क्योंकि मान लीजिए स्पर्शग्राही पुस्तकें हैं, उनमें वो स्वतंत्र रूप से कुछ ना कुछ ऐसे बना कर देखेंगे, चला कर देखेंगे, तो वहां उनका इंटरेस्ट भी पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। देखिए, अब तक हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं पेडागोजी के डिफरेंट डिफरेंट पेपर से। कई बार ये शब्द हमारे नजरों के सामने आए हैं, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा अधिग्रहण। तो देखिए, ये जो भाषा अधिगम होता है, आप अब तक ये जान चुके होंगे अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं कि भाषा अधिगम आपका रिलेटेड होता है द्वितीय भाषा को सीखने से, ठीक है, जो आप सेकंड भाषा को सीखेंगे, सेकंड लैंग्वेज आप जो ग्रहण करते हैं उससे रिलेटेड। तो ये देखिए, ये आपका जन्म से तो शुरू नहीं होता, जन्म से तो आपको एक जो मूल आपकी भाषा होती है, मातृभाषा, वही आती है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो भाषा अधिग्रहण है वो इससे रिलेटेड, भाषा अधिगम है वो इससे रिलेटेड नहीं है। आपका जो भाषा अर्जन या मैं कहूँ भाषा अधिग्रहण जो होता है ना, वो एक ऐसी गहन प्रक्रिया होती है जो कि जन्म के समय ही शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही एक भाषा के परिवेश में आता है, उसके वहां जो मूल जो उसकी भाषा होती है उस परिवेश में वो शुरू से ही आ जाता है, तो वो जन्म से शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन आपका भाषा अधिगम बाद में शुरू होता है, जब आप कोई और लैंग्वेज सीखने चलते हैं। तो यहाँ इस कथन से मैं इस कथन से असहमत हूं, तो यही आपका ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि अगर यहाँ देखिए अधिगम की जगह अधिग्रहण होता, अर्जन होता, तो फिर ये आपका राइट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं, अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है, भाषा अध्यापक का अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, मेरी नजर पड़ी सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि पर, जो कि आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी आपका लास्ट कई बार आ चुका है, क्योंकि डायरेक्ट जो मेथड होता है, प्रत्यक्ष जो विधि होती है, वो तो सीधा सीधा बात करती है आपकी लक्ष्य भाषा के प्रयोग पर, ये आपकी मातृभाषा या मूल भाषा के प्रयोग पर कम से कम जोर देती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। फिर है आपका प्राकृतिक उपागम। देखिए, प्राकृतिक ये नेचुरल प्रोसेस भी नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, व्याकरण अनुवाद होता है। व्याकरण अनुवाद कैसे होता है कि आप मूल भाषा से क्या कर रहे होते हैं। अब ये बच्चे जो नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका मातृभाषा का प्रयोग हो रहा है, वहां से मूल भाषा से या मातृभाषा से लक्ष्य भाषा में उसका व्याकरण अनुवाद करके सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, व्याकरण अनुवाद आपका होगा। संप्रेषणात्मक शिक्षण भी यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा, मतलब बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और लैंग्वेज होती है, वो मनुष्य को का सहजात उपकरण है, जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त कर सकता है। विकास में कोई संबंध नहीं है, मतलब बच्चों का जो कॉग्निटिव विकास और भाषा का विकास है उसमें कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये नहीं हो सकता है, आपने पेडागोजी पढ़ी हुई है, भाषा और विकास में संबंध बच्चे के होता है, उस संस्कृति और समुदाय में घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चे रहते हैं। ये आई थिंक आपका ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि देखिए, क्या होता है, आप जिस परिवेश में रहते हैं, वो आप परिवेश जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ऊपर डालता है। तो जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है आप किस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं। तो वहां की जो वो समुदाय संस्कृति होगी वो आपको क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, इफेक्ट डालेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कि उस संस्कृति और समुदाय के बीच में क्या होता है, घनिष्ठ रूप से ये संबंधित होते हैं जिनके अंदर बच्चे रहते हैं। क्या चीजें आपकी, कॉग्निटिव आपका विकास और आपकी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा उपागम क्या है, कौशल आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, ध्वनि संकेत संबंध से निष्कर्ष निकालना, या अर्थ आधारित। देखिए, जब समग्र भाषा उपागम की बात होती है ना, तो उसका मतलब है आपका कि आप अर्थ पे आधारित भाषा को समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ ये जो समग्र भाषा उपागम है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट कौशल के अंदर आपकी भाषा को नहीं बांटता है कि आपका लेखन कौशल हो गया, आपका पठन कौशल हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग बांटने पर जोर ना देकर जोर देता है अर्थ पर, कि आप कितना उसको किस तरह से समझ पा रहे हैं। तो ये समझ और ज्ञान पर ज्यादा जोर देता है, फोकस करता है, इंस्टीड ऑफ कि इन्हें डिफरेंट कौशल्स में बांटने के। तो यहाँ पे आपका अर्थ आधारित क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं
को बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं के सुनने के ये अवसर क्या होंगे, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। हाँ, डेफिनेटली लाभ पहुंचाएंगे। अगर बच्चे देखिए दो भाषाओं को सुन रहे हैं तो वो दो ही भाषाओं में उनकी जो समझ होगी वो अच्छी होगी, उनका कौशल बढ़ेगा, तो ये उन्हें डेफिनेटली क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। ना भ्रमित करते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, और बच्चों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़ें। यह है, देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर कि इसका जो उद्देश्य है, इसके जो अधिगम के उद्देश्य और कार्य है ना, उसमें ये अपेक्षा रहती है कि विषय वस्तु को क्या किया जाए, विस्तार से पढ़ा जाए और आपका क्या किया जाए, ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा गहन या इंटेंसिव पठन, क्योंकि हमें किस चीज पर फोकस करना है, ये जो शब्द है ना कि ध्यान पूर्वक और कैसे पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो जब आप बारीकी से ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक कोई चीज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, गहन या फिर इंटेंसिव पठन आप कर रहे हैं। देखिए बाकी के ऑप्शंस आपके क्यों नहीं हो सकते, आनंद के लिए पठन। अब देखिए ये आपका आनंद के लिए पठन होता तो फिर यहाँ पे ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि तब तो आप सिर्फ आनंद के लिए पढ़ रहे होते। तो ध्यान से पढ़िए, बिना ध्यान के पढ़िए, कुछ मैटर नहीं करता। निर्देशित पठन कब होता, जब आपको कोई साथ में किसी के निर्देशों की जरूरत होती या आप किसी के समर्थन से कोई चीज पढ़ रहे होते, लेकिन यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्वतंत्र रूप से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका निर्देशित पठन नहीं है। विस्तृत पठन क्या होता है, एक शब्दावली को बढ़ाने के लिए या फिर थोड़ा सा गहराई यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ सिर्फ ये होती है कि विस्तार से पढ़ना होता है, ज्यादा पढ़ना होता है, ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। तो सिर्फ ऑप्शन वैसे भी आपका 1 ही बचता है, ये आपका क्या होगा, गहन और इंटेंसिव पठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने या वाचन की यह गतिविधि किसके लिए है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए, सक्रिय श्रवण के लिए, निर्देशित मौखिक अभ्यास के लिए, मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए। देखिए ये किसके लिए है, आपकी मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए है। निर्देशित कब होती, जब ये आपका कुछ सीमित हो जाता, नहीं सॉरी, नियंत्रित कब होती, जब आपको लिमिटेड होती, कि आपको किसी तरह से बांध दिया जाता, कोई बाउंडेशन होती, वहां कंट्रोल्ड आप सिर्फ तरीके से पढ़ पाते तो क्या था, आपका नियंत्रित होता। लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है और फिर आपको कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक भी नहीं दिया कि उस टॉपिक से रिलेटेड रुचि वाले आलेख के बारे में ही आप लिखिए, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड आपका नहीं है। ठीक है, सिर्फ सक्रिय श्रवण से रिलेटेड, ये सुनने से रिलेटेड तो इसका कुछ है ही नहीं कि सिर्फ आपको एक्टिवली सुनना है या कुछ ऐसा भी ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ना है और पढ़ के अपनी रुचि के अकॉर्डिंग क्या करनी है, बात करनी है। तो ये आपका किससे रिलेटेड होगा, आपका मौखिक प्रवाह अभ्यास से रिलेटेड होगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बोलने का, चीजों को पढ़कर उनका अपने शब्दों में अर्थ निकालने पर यहाँ पे जोर दिया जाता है। देखिए निर्देशित भी नहीं है, निर्देशित और नियंत्रित में आप एक सा ही समझिए कि कोई ऐसे पर्टिकुलर आपको निर्देश नहीं दिए गए हैं कि आपको उन चीजों के साथ में कंट्रोल कर लिया गया हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान या पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा किया जा रहा है संप्रेषणात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक विधि, संरचनात्मक उपागम या फिर कुल भौतिक प्रक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो देखिए ये आपकी होती है श्रव्य भाषिक विधि, इसको आप ऑडियो लिंगुअल विधि के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जोर दिया जाता है कि जो आपके मॉडल वाक्य है ना, आप उन्हें दोहराकर क्या करते हैं, भाषा के पैटर्न को सीखते हैं। ये जो आपकी भाषा थी, वैसे ये एक जो आपकी अंग्रेजी भाषा सीखने की विधियां हैं उनमें से एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि देखिए सीडीपी है, तो कहीं ना कहीं चीजें लिंक होती हैं, और आजकल ये काफी सीटेट के पैटर्न में देखा भी जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ ट्रांसलेशन का फर्क होता है। सीडीपी में कई बार ऐसे आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर 1 2024 की लैंग्वेज 2 वाली ये हिंदी थी, वहां से ये 15 क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर कुछ और इंपोर्टेंट सीटेट से रिलेटेड कंटेंट्स चाहते हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।